हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, तकड़े होंगे। आज हम साइंस की क्लास दूसरी लेकर आ रहे हैं। कल आपने पढ़ लिया था कुछ रासायनिक समीकरण के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, समीकरण को संतुलित करना और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या हो सका, ये अन्य बातें हमने पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ेंगे संयोजन एवं वियोजन अभिक्रियाएं, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, यानी अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। कल अपन ने पढ़ लिया था कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं, कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे आज। तो पहली अपने पास अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब दो वस्तुएं मिलकर, दो पदार्थ मिलकर, दो अभिकारक मिलकर एक अभिकारक का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से अपने पास कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यानी ये कार्बन हो गया, कार्बन कोयले का दहन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन पे अपने को क्या प्राप्त होगा? CO2, यानी एकल उत्पाद हो गया ना। हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, क्या प्राप्त हो अपने को? जल। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मतलब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो अपने के पास क्या प्राप्त हो? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? आपने मैग्नीशियम का रिबन जलते हुए देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो कोई मैग्नीशियम का रिबन होता है, वो जलता है, जलाने पर जो राख बचती है उससे क्या कहते हैं अपन? मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद आती है अपने पास वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है कि एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। यानी एक पदार्थ होता है वो टूटकर अन्य पदार्थों में बदल जाता है, एक से अधिक पदार्थों में। यानी संयोजन का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। संयोजन का अर्थ ही जुड़ना होता है। वियोजन का अर्थ होता है टूटना या अलग प्रकार, अलग अलग होना। ठीक है, जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अपने क्या किया, इसका कैल्शियम कार्बोनेट को विस्थापित करने के लिए, नहीं, वियोजन करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, अपने पास क्या हो गया? CO2, एक तो CO2 प्राप्त हो गया और कैल्शियम ऑक्साइड। अब वियोजन अभिक्रिया वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है उसमें वियोजन, एक होती है विद्युत वियोजन और एक होती है प्रकाशीय वियोजन। उसमें वियोजन क्या होता है कि अभिकारक का उष्मा द्वारा किया गया वियोजन, यानी कोई भी अभिकारक है उसका उष्मा द्वारा वियोजन करते हैं तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उष्मीय वियोजन। जिस प्रकार से उदाहरण के रूप में देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको अपन उष्मा दी, हीट किया, गर्म किया तो अपने पास क्या प्राप्त हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। विद्युत वियोजन में, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन। विद्युत धारा जैसी अपन प्रवाहित करेंगे, करंट उत्पन्न, करंट पैदा करेंगे, उसमें करंट प्रवाहित करेंगे तो वो क्या करेगा? टुकड़ों में टूट जाएगा। जिस प्रकार से अपने पास जल है, जल को अपन ने क्या किया? विद्युत धारा प्रवाहित की। जल को में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या अपने प्राप्त हो? अपने को एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यानी दोनों अलग अलग टुकड़ों में बट गए। तीसरा अपने पास प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में, यानी प्रकाश की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य या प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन कौन सा होता? कौन सा वियोजन होता है? प्रकाशीय वियोजन। उदाहरण देखिए तो AgCl, सूर्य का प्रकाश लिया आपने, 2Ag + Cl, ये क्या हो गया? अलग अलग हो गया ना, ये प्रकाशीय वियोजन हो गया। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जैसे मिला, ये तो क्या हो गया? प्रकाशीय वियोजन। नोट लगाइए, 500 का नोट लगाइए आप, 2000 का बंद हो गया है। ब्लैक एंड वाइट, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रकाशीय वियोजन होता है। यानी श्वेत और जो अपने फोटोकॉपी कराते हैं ना, जो अपने दुकान पर जाते हैं, फोटोकॉपी कराते हैं किसी नोट्सों की या किसी भी वस्तु, कोई भी चीज़ होती है उसकी फोटोग्राफी कराते हैं तो उसमें प्रकाशीय वियोजन होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। उसके बाद में अपने पास विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि किसी वस्तु को विस्थापित, हटा देना, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के द्वारा हटा देना। यानी कम की जो अधिक क्रियाशील वस्तु है वो क्या करती है? कम क्रियाशील वाले तत्व है या उसके साथ जो यौगिक है, कंपाउंड है, जुड़ा हुआ होता है, उसको क्या कर देगी? विस्थापित कर देती है। यानी इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे प्रकार से अपन देखेंगे, फेरस क्या है अपने पास? उदाहरण के तौर पर अपने ले लिया फेरस, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर है वो क्या है? फेरस से कम क्रियाशील है तो ये क्या करेगा? तो फेरस है, ये क्या कर लेगा? सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेगा और कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर दिया। ये देखो आगे आपको दिखाई दे रहा है, कॉपर को आगे विस्थापित कर दिया यहाँ पर।
ठीक है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसके बाद में आती है अपने पास द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया के इस अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन होता है तथा यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी 2 बार विस्थापन होता है। और जो यौगिक जो कंपाउंड होते हैं उनके बीच आयन होते हैं, उनका आदान प्रदान होता है। कैसे होता है उदाहरण पर देखिए, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर जो बेरियम सल्फेट है यानी जो सोडियम है वो तो किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, क्लोरीन के साथ, और जो बेरियम है वह किसके साथ अभिक्रिया करेगा, सल्फेट के साथ। यानी 2 बार विस्थापन हो गया ना। सोडियम ने किसको विस्थापन किया, क्लोरीन को, बेरियम को विस्थापित कर दिया, और सोडियम किसके साथ अभिक्रिया कर दी, क्लोरीन के साथ। और बेरियम है, बेरियम ने किसको विस्थापित किया, सोडियम को, सोडियम जो बेरियम ने किसी के साथ कर ली, सल्फेट के साथ। इसके बाद में उपचयन है वह अपचयन अभिक्रिया, इनको क्या बोलते हैं अपन, उपचयन अपचयन को ही बोलते हैं रेडॉक्स, यानी दोनों अभिक्रिया साथ में होती है, इनको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, या इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन के यानी ऋण विद्युतीय तत्वों का योग होता है तथा हाइड्रोजन धन विद्युतीय तत्वों का क्या होता है, त्याग होता है, या कमी होती है, ह्रास होता है, कुछ भी कह सकते हैं। उदाहरण देखें तो अपन क्या लिया, कॉपर को किसके साथ अभिक्रिया कराई, ऑक्सीजन के साथ, यानी कॉपर पहले क्या है, अकेला है। यहाँ पर कौन से अभिक्रिया हो रही है, और ये उपचयन, ऑक्सीकरण, या अपन कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा है। उसके बाद अपचयन, इस अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन की कमी होती है तथा ये अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है। उदाहरण के लिए कॉपर, यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड के देखो साथ में इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन। यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी ऑक्सीजन जुड़ता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, उपचयन या ऑक्सीकरण, या ऑक्सीकरण। उसके बाद में रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया उपचयन व अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है ना। उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों अभिक्रिया साथ साथ नहीं, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है। उसे क्या, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, या इसको उप अपचयन भी बोला जाता है, उप अपचयन। इसमें देखो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन टूट रहा है ना जिंक के साथ से, और कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण लिख लेना आप। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड हट रहा है ना मैग्नीज के साथ, कौन सी अभिक्रिया, अपचयन। दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रही है ना, इसलिए इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब ये इसमें देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ में देख लो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या उपचयन। समझ में आ गया ना। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आपके डाउट के लिए, डाउट के सॉल्यूशन के लिए हम तैयार हैं। नोट कीजिए आप। उसके बाद में कौन सी है, उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, यानी उष्मा का क्या होता है, अवशोषण, उसका उष्मा उसके अभिक्रिया के अंदर जाती है, उष्मा का वो प्रयोग करती है, यूटिलाइज उपयोग करती है, या ठीक है, उष्मा का अवशोषण होता है, उसे क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखें अपन, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त है अपने को। उष्माक्षेपी की अभिक्रिया के रूप में इस अभिक्रिया में उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के रूप में CH4
और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं अपन, तो अपने को क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, और ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ठीक है, और ये रासायनिक अभिक्रिया तो अपनी हो गई पूरी। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे संक्षारण और विकृत गंधिता। अपन पढ़ेंगे अब अपने रासायनिक अभिक्रिया थी वो पूरी पढ़ ली, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उष्मा उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स, उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया पढ़ ली। अब आता है अपने पास संक्षारण। संक्षारण क्या होता है कि जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, वायु, पानी के संपर्क में आती है, यानी कोई भी धातु होती है वह जल और वायु, आर्द्रता यानी नमी और पानी के संपर्क में आ जाती है, तो उसके ऊपर जंग लग जाता है। यानी जंग लगने के कारण वह धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? संक्षारित होने लग जाती है। यानी उसके ऊपर जंग लग जाता है तो धीरे धीरे संक्षारण होने लग जाती है। उसे क्या कहते हैं अपन? संक्षारण। जिस प्रकार से लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत आ जाना, यानी अपन चांदी है, चांदी पर काली परत आ जाती है ना, उसे भी जंग लगना ही बोले जाता है। तांबे पर हरे रंग की परत आ जाती है। अब तांबे पर हरे रंग की परत क्यों आती है? क्योंकि अम्ल के कारण तांबे पर नहीं, तांबा है, तांबे पर हरे रंग की परत आ जाती है। अब हरे रंग की परत हटाने के लिए अपन क्या करेंगे? इस पर जो नींबू है ना, आप देख लेना, तांबे पर हरे रंग की परत आ जाए तो आप नींबू रगड़ना, नींबू रगड़ने से क्या करेगा? ये हरे रंग की परत हट जाएगी। उसके बाद आते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है कि वसा युक्त अथवा तेलीय पदार्थों को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। यह क्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। यानी विकृत गंधिता में यानी अब अपने को क्या है कि लंबे समय तक कोई पदार्थ है, तेलीय युक्त पदार्थ है, इसको बाहर रखते हैं अपन, तो इनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, बदल जाता है, इनका स्वाद बदल जाता है, गंध बदल जाती है। तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं? अपन विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, विकृत गंधिता के कारण पदार्थों का ऑक्सीकरण या उपचयन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी कारण चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे चिप्स का उपचयन नहीं हो पाता है। यानी अपने को पदार्थों को लंबे समय तक रखना है तो अपने क्या करेंगे? इसमें चिप्स के थैलियों में जो नाइट्रोजन गैस है वो भर देंगे, जिस कारण जो पदार्थ है, जो चिप्स है या किसी प्रकार की चिप्स है वो, या अन्य कोई पदार्थ है, अचार है, वो अचार हो गया, और कोई पदार्थ है वो खराब नहीं होगा, यानी उसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा नाइट्रोजन गैस के कारण। तो अपना ये पहला चैप्टर खत्म हो गया पूरा, इसमें इतना ही है। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। कल अपन पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, अम्ल, क्षार, लवण। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। एक मिनट, ठीक है। तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप यूँ ही जुड़े रहें और डेली के लगातार वीडियो देखते रहें। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और एक और आज शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यानी माँ गुरु है, पिता भी गुरु है, माँ गुरु है, पिता भी गुरु है, और स्कूल में पढ़ाने वाले हर शिक्षक भी गुरु है। हमने जिससे सीखा जो कुछ भी, हमारे लिए हर वो शख्स एक गुरु है, हमारे लिए वो शख्स एक गुरु है। मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।